वेलकम टू गूगल आईएएस। जैसा कि आप जानते हैं, आपको जो पेपर 4 है फॉर योर मेंस वो है एथिक्स। और एथिक्स के साथ समस्या ये है कि थोड़ा फिलॉसफी का ज्ञान होना चाहिए और थोड़ी साइकोलॉजी आनी चाहिए, चाइल्ड पेडागोजी आनी चाहिए, राइट। डोंट वरी, इसको एक सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जितना हम एग्जाम्पल से समझेंगे उतना ज़्यादा समझेंगे जितना एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे एक सेंसिटिव पेरेंटिंग की हम चर्चा करेंगे। सेंसिटिव पेरेंटिंग, ठीक है, किस तरह से इसमें भी इवोल्यूशन हुआ है। एक समय होता था कि माँ बाप कहते थे कि बच्चों को अभी उम्र आएगी, सीख जाएंगे, अभी छोटे हैं, उनको कुछ मत बताओ। परंतु आज वर्तमान में ये सोच जायज़ नहीं है। बच्चों के लिए जो सोशलाइजेशन होता है उसके लिए सबसे पहला जो एक संस्थान है वो आपका परिवार होता है, एक माँ बाप होते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि बच्चे जब बड़े होंगे अपने आप सीख लेंगे, नहीं। आपको बचपन से ही, स्टार्टिंग से ही उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो डेवलप करने की आपकी जिम्मेदारी होती है। तो आइए उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्य। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर हम क्या समझ जाएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू डेवलपमेंट। मैंने बताया रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सम टिप्स फॉर सक्सेसफुल पेरेंटिंग, हाउ टू पेरेंट टीनेज चिल्ड्रन, यानी कि टीनेज के लिए अलग है, हाउ टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम साइबर स्पेस, और हाउ इंपॉर्टेंट आर फाइट फ्री फैमिलीज फॉर वैल्यू डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। यानी कि बच्चा जो है अगर घर में माँ बाप की लड़ाई देख रहा है, एग्रेसिवनेस देख रहा है, तो ऑब्वियसली वो एग्रेसिवनेस आती है उसके अंदर। स्कूल में उसको सिखाया जाता है कि प्यार से रहना है, तो बच्चा सीख के आता है कि प्यार से रहना है, हर चीज़ को सॉल्यूशन, हर चीज़ को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। पर घर में देख रहा है कि माँ बाप एक दूसरे को मार रहे हैं, राइट, तो वो कहीं ना कहीं ये समझ बैठता है कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो वास्तविकता नहीं होता, वो खाली थ्योरी में होता है, प्रैक्टिकल कुछ और होता है, राइट। तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू डेवलपमेंट। रोल ऑफ फैमिली इन वैल्यू डेवलपमेंट, द पर्टिनेंट क्वेश्चन, ठीक है, प्रासंगिक प्रश्न हमेशा रहा है कि वाई शुड वी टीच मॉरल वैल्यूज टू चिल्ड्रन। बच्चों को मॉरल वैल्यूज क्यों सिखानी चाहिए। इट इज बिकॉज आवर पेरेंट टॉट अस। क्या ये इसलिए सिखानी पड़ती है कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई, या इज इट टू मेक सोसाइटी सेफ, समाज को एक सभ्य समाज बनाने के लिए, या इज इट बिकॉज दे आर राइट, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ये सिखाना एक जिम्मेदारी है, ये ट्रेडिशनल है, ये सिखाते, ये परंपरा चलती रहेगी, क्या ये कारण है। ठीक है, तो यहां पर देखे हैं सार्वभौमिक जो इसका कारण है, यूनिवर्सल रीजन है, वो क्या है कि मोरालिटी एंड वैल्यू ओरिएंटेड बिहेवियर। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि मोरालिटी और वैल्यू ओरिएंटेड बिहेवियर होता क्या है। दोनों अलग भी है पर आपस में दोनों जुड़े हुए होते हैं। देखो, मोरालिटी क्या होती है, जो आपको ये बताती है सही और गलत का ज्ञान, जो आपके इनर से आता है, राइट, सही और गलत, राइट। जैसे मैंने ऑलरेडी इसमें मॉरल का बताया है, कभी कभी ये एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आपको सही गलत की बात आ जाती है, आपके अंदर वर्च्यू डेवलप होते हैं। तो इन शॉर्ट, इन जनरल हम कहेंगे मॉरल क्या होता है, जो आपको सही और गलत का ज्ञान देते हैं। आपके अंदर आता है ना सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है। मैं रिश्वत नहीं लूंगा, ये आपने सीखा, ठीक है। और जो आपका वैल्यू ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, इसका मतलब होता है कि एक्शन। अब सोचिए, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, ये तो मॉरल वैल्यू हो गया मेरे लिए रिश्वत क्या नहीं लेनी है। पर इमेजिन करिए आप नौकरी में आ चुके हैं और आपके परिवार में कोई बहुत बीमार है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं 10 लाख की ज़रूरत है, तो उसी समय आपको कोई ऑफर कर रहा है 10 लाख रुपए का, तो उस समय क्या करेंगे आप। दबाव के कारण ले लेंगे क्योंकि उस समय आपको लगेगा ये सही है, या बिल्कुल नहीं लेंगे, जो आपने पहले सोचा था आपके लिए गलत है तो गलत है। आप ब्राइबरी के द्वारा ये 10 लाख रुपए नहीं लेंगे, चाहे सामने वाला जो व्यक्ति है वो कितना भी बीमार है। तो फिर भी अगर आप नहीं लेते हैं पैसा, तो आपने बिहेव भी कैसे किया है, मोरालिटी के साथ किया है। तो इसी को कहते हैं वैल्यू ओरिएंटेड बिहेवियर। तो आपने देखा होगा, मोरालिटी मतलब होता है जब आपको ज्ञान हो जाता है क्या सही है क्या गलत है, और वैल्यू ओरिएंटेड बिहेवियर होता है आउटपुट, आपका एक्शन। तो अगर ये दोनों सेम है तो इसी को इंटेग्रिटी कहते हैं, इसी को इंटेग्रिटी कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल रीजन क्या है, मोरालिटी एंड वैल्यू ओरिएंटेड बिहेवियर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल फॉर हैप्पीनेस। खुशी का यही कारण होता है। उस समय पैसे ले लिए, दबाव में पैसे ले लिए, पर आपके अंदरूनी आत्मा जो होती है वो परेशान हो जाती है, क्योंकि आपकी मॉरल क्या कहता है कि रिश्वत नहीं लेना है। अपने को बचाने के लिए आपने रिश्वत तो ले ली, पर आप रात को सो नहीं पाएंगे, राइट। चाहे आपका अपना बच जाएगा, उसका इलाज हो जाएगा, पर अंदर अंदर आप खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आप अंतरात्मा के विरुद्ध आपने कार्य किया है, राइट। आगे क्या है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हैप्पीनेस। चाहे वो इंडिविजुअल की हैप्पीनेस है, चाहे वो एक कम्युनिटी की हैप्पीनेस है, वो कहीं ना कहीं इसी बिहेवियर से गवर्न होती है, राइट। स्कूल का नाम तभी तो होता है जब वहाँ के सब बच्चे कहीं ना कहीं वेल कल्चर्ड होते हैं, राइट। तो कम्युनिटी का विकास तभी होता है जब उसमें इंडिविजुअल लेवल पे क्या होता है, वो लोग खुश होते हैं, राइट। उनके अंदर क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एक मॉरल वैल्यूज होती है, बिहेवियर होता है, राइट। बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, व्हेन शुड वी टीच वैल्यूज। क्वेश्चन है कि हमें वैल्यूज को कब सिखाना चाहिए बच्चों को। तो यहाँ पर देखिए, 60 के दशक में क्या होता था, इसमें कहा जाता था कि जब बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा वो खुद ही सीख जाएगा, और यही सबसे बड़ी मिस्टेक बताई गई है आज के समय में।
आज के समय में 60s की जो मिस्टेक है ये बताई गई है। 60s में क्या माना जाता था, बच्चा सीख लेगा, अभी उसकी उम्र ही क्या है, जब बड़ा होगा सीख लेगा। तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये तो वही बात होगी, सेलिंग अ टाइनी बोट डाउन अ ट्रिबुलेंट रिवर होपिंग इट लैंड सेफ्टली, यानी कि एक छोटी सी नाव जो है, छोटी सी नाव बच्चा हो गया जो अशांत नदी मतलब समाज का जो असामाजिक तत्व होता है उसमें वो है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो बच्चा एक बहुत अच्छा बच्चा होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर आप उसे नहीं सिखाएंगे और समाज का जो असामाजिक समाज के जो तत्व होते हैं उनके साथ उनको रखेंगे तो कहाँ से सीखेगा, राइट? तो आपने ये नहीं सोचना है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू आर डेवलप्ड कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। देखिए वैल्यू क्या होती है, वो डेवलप हो जाती है कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली। जैसे हम टीवी देखते रहते हैं, बच्चे आजकल टीवी मोबाइल देखते रहते हैं, तो पता ही नहीं चलता उनके अंदर कब वो गलत वैल्यूज डेवलप हो गई, राइट? आजकल बहुत ज़्यादा एडल्ट कंटेंट बहुत जल्दी देख लेते हैं बच्चे, इसीलिए रेप केसेस बढ़ जाते हैं, राइट? आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे रेप करने लग जाते हैं, राइट? आगे देखते हैं, वेयर शुड टीचिंग बिगिन। अब क्वेश्चन आता है शिक्षा कहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिबेट है, स्कूल बने हुए हैं, इसमें अलग अलग स्कूल होते हैं ना, डिबेट चलती रहती है, राइट? हालांकि डिबेट भी जरूरी होती है क्योंकि उसी से आप एक सत्य की तरफ जाते रहते हैं। थीसिस, एंटीथीसिस, फिर एक सिंथेसिस होता है, फिर यही सिंथेसिस एक एंटीथीसिस से मिलता है, तो वही चीज़ है। तो डिबेट बने हुए इसमें, पर इसमें कहा जा रहा है कि ये डिबेट बहुत बकवास है, जिसमें ये क्वेश्चन निकल के आता है, वेयर शुड टीचिंग बिगिन, कि कहाँ से टीचिंग, किस स्टेज से टीचिंग आनी चाहिए, किस उम्र से, राइट? वट इट टॉट इन होम, यानी कि इसके लिए ये कहा जाता है कि सबसे पहले है कि आपने इसको स्टार्टिंग कहाँ से कर देनी चाहिए, घर से ही कर देनी चाहिए। अभी आपको आगे समझ में आएगा, देखिए क्या लिखा है। जैसे यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर देखिए, जैसे एक घर होता है ना, घर का एक मेन कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो है ना, पूरा काम करता है, घर का नक्शा बनाता है और मेन वो ये होता है, राइट? तो वैसे ही पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जो है मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे इस घर के लिए है ना, एक फैमिली क्या है, एक मेन कॉन्ट्रैक्टर है। तो शुरुआत से ही सब कुछ डिजाइन करना है, धीरे धीरे समझाना है बच्चों को, ठीक है? और जो टीचर्स होते हैं, अदर्स होते हैं, ये तो जैसे आप बाद में, है ना, कभी आपकी खिड़की में कोई दिक्कत हो गई, कोई स्टेप टूट गया, तो आप बाहर वालों को बुलाते रहते हैं। तो वैसे ही जो टीचर्स और अदर्स होते हैं ये सेकेंडरी होंगे, पहले आपके फैमिली होगी, फैमिली मतलब माँ बाप, ठीक है? तो वहीं से शुरुआत हो जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चा उनके पास पहले आता है। स्कूल में तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म आपको पता है, बच्चा जब तक 3 साल पूरे नहीं करेगा उसको स्कूल में नहीं डाल सकते आप। और बच्चा क्लास 1 में तो जब 6 साल पूरे कर लेता है, क्योंकि 3 साल पूरा होने में तो उसको नर्सरी में डाला जाएगा, नर्सरी आएगा, किंडर गार्डन आएगा, फिर अपर गार्डन आता है, किंडर गार्डन, अपर गार्डन, फिर जाके 1 में जाता है। अर्थात भारत में देखें तो 7वीं उम्र में जब वो पहुंचता है, 6 साल पूरे कर लेता है, तब जाके वो क्लास 1 में पहुंचता है, तब जाके उसको हम टीचर को डाल सकते हैं कि टीचर उससे कुछ सिखाएगा। पर उससे पहले तो माँ बाप के इन्फ्लुएंस में है वो बच्चा, राइट? क्योंकि नर्सरी, KG1, KG2 में तो वो बहुत कम स्कूल में रहता है, ज़्यादा तो माँ बाप के पास ही रहता है, राइट? तो माँ बाप को तो पहले से 3 से 5 साल का बेनिफिट मिलता है, तो वहीं से सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। और कहाँ तक माँ बाप के साथ, वो 18 साल तक रहता है, क्योंकि 12 तक वो माँ बाप के साथ रहता है, फिर नौकरी के लिए बाहर चले जाता है, ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर माँ बाप का बड़ा अहम भूमिका, फैमिली की बड़ी अहम भूमिका है। टीचर, अदर्स जो सोसाइटी है, पीयर है, वो तो सेकेंडरी आते हैं, राइट? और यहाँ पर क्या था, मिस्टेक पेरेंट एक्सपेक्टिंग सब कॉन्ट्रैक्टर टू बिल्ड द मोरालिटी। अब हम यहाँ लोग क्या सोचते हैं, जब बच्चा स्कूल जाएगा वो सीख लेगा, दोस्तों के साथ रहेगा तो सीख लेगा, वगैरह वगैरह। पर ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सबसे बड़ी मिस्टेक यही है कि आप जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे उम्मीद करते हैं कि वो मेन कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करें। मेन कॉन्ट्रैक्टर आप हैं, राइट? हाउ टू टीच, देखिए आप क्वेश्चन है कि हाउ टू टीच, एग्जाम्पल, सुप्रीम मेथड, एग्जाम्पल इज ऑलवेज दी बेस्ट टीचर। यहाँ पर बता रखा है कि हाउ टू टीच सबसे बढ़िया तरीका होता है एग्जाम्पल। इसीलिए मैंने आपको जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो एग्जाम्पल ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल एकदम माइंड में समझ में आ जाता है। तो इस उम्र में जब बच्चे बहुत छोटे हैं तो एग्जाम्पल को सबसे अच्छा समझते हैं। वट वी डू ओवर शेडो वट वी से, यानी कि जो भी हम जो हम जो करते हैं वो हमारे कहने पर भारी पड़ता है। यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि मैं हमेशा हंसता रहता हूं पर मैं रोने लग गया, ठीक है, तो आपके माइंड में आ गया कि मैं रोता रहता हूं, क्योंकि जो मैं कहता हूं और जो करता हूं, करना हमेशा क्या होता है, भारी होता है। तो इसलिए एग्जाम्पल सबसे बेस्ट सोर्स है, राइट? दूसरा है रोल प्लेइंग सिनेरियोस। जैसे क्या है कि आपने क्या करना है, बच्चे के साथ समय बिताना है और उसके साथ मौखिक खेल खेलना है। मौखिक खेल मतलब उसके साथ आपने कुछ वर्बल गेम्स खेलने हैं, जिससे कि बच्चे को ही पता चलता है, ठीक है? जैसे आप बच्चे को खेल खिला रहे हैं, बच्चे से कह रहे हैं अगर तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है, इस तरह से, तो बच्चा सच बोलने लग जाता है, ठीक है? तो ऐसे मौखिक खेल करने हैं आपने। कॉन्सेप्ट डिस्कशन, जैसे आपने क्या करना है कि कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना है बच्चों को कि अगर ऐसा होता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, अगर आप सच बोलते हो तो हो सकता है उस समय आपको नुकसान होगा, उस समय आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, पर लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा कि ये माना जाएगा कि बच्चा सच तो बोलता है, इसने सच बोलने का वो तो किया। तो इस तरह की बातें अपने अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए, ठीक है?
अब चौथा है आपका प्रेज विद रेनफोर्समेंट, यानी कि क्या है कि आपको बच्चे को प्रेस करना चाहिए। प्रेस मतलब होता है कि आपने बच्चे की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा करिए, क्योंकि इस उम्र में जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रशंसा चाहते हैं। हम सब देख लीजिए, हमारे काम को कोई एडमायर करता है, हम तो इस एज के हैं, बड़े हैं, तो बड़े लोग को भी कोई प्रेस करता है तो हमें अच्छा लगता है, हम वो काम और करते हैं, राइट। वैसे बच्चों में भी होता है, बच्चे प्रेस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो प्रेस होता है तो वो काम करते हैं। तो अगर वो गलत काम करते हैं, अगर आप उन्हें डांटते हैं, तो अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा जरूर करिए, उनको कुछ रिवॉर्ड दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है रिवॉर्ड एंड अवार्ड, मैंने बताई दी आपको, ये सेम ही है, ये सबसे बढ़िया होता है। जैसे आपने देखा होगा ये तो जानवरों में भी अपनाया जाता है। जानवरों को जब कुत्तों को ट्रेनिंग दी जाती है, आपने देखा होगा डॉग्स को ट्रेनिंग देते समय क्या होता है कि जब डॉग कुछ अच्छा काम करता है तो उसको बिस्किट देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और सेकंड चांस ये भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई बच्चा है वो क्लास में फेल हो गया, तो ऐसा नहीं उसको आपने क्रिटिसाइज कर दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फेल हो गए, इट्स ओके। फेल भी हमें कुछ कुछ सिखाती है। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस ना, देखने का नजरिया होता है, नकारात्मक और सकारात्मक। तो एज अ पेरेंट्स, एज अ गार्जियन आपने क्या करना है कि हमेशा अगर कोई चीज़ फेल भी हो रहा है बच्चा, तो फेल में भी क्या आता है, उसको सबक मिलता है, तो उसको इस तरह से क्या करना है, सेकंड चांस की बात करनी चाहिए। मेमोराइजेशन, जैसे याद रखने के लिए जैसे निमोनिक्स होता है ना, निमोनिक्स के द्वारा उनको सिखाना। जैसे आपको पता ही है कि अगर हम पूछें कि जैसे रुपीज़ जो है, जैसे आपने देखा होगा ब्रिक्स की कंट्रीज़ को याद करने का तरीका क्या होता है ना, ब्रिक्स। जैसे ब्रिक्स में हम देखते हैं कि इसको R5 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें सारी की सारी करेंसी जो होती है वो R से शुरू होती है, ठीक है। जैसे आपका साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर रैंड होता है। चाइना है, वहाँ पर एनबिन भी होता है। इंडिया है, वहाँ पर रुपीज़ होता है, ठीक है। तो R5 कह देते हैं। तो ऐसे निमोनिक बनाने होते हैं, राइट। जैसे स्केड्यूल 6 को याद करना है, कौन कौन से राज्य आते हैं, तो ATM कह देते हैं। ATM एक और M लगा देते हैं, तो ये होता है। वैल्यू एंड इट्स अपोजिशन, यहाँ पर क्या है कि आपसे पूछा, बच्चे से आपने ये पूछना है कि आपको क्या चीज़ तकलीफ देती है और क्या चीज़ आपको पसंद है। ऐसा नहीं कि अपनी पसंद आपने बच्चे पे थोपनी है, राइट। और हमेशा ये सिखाना है बच्चे को कि एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। एवरी कॉइन हैज, एक सोसाइटी ऐसी है जहाँ से आपको वैल्यू गेन होती है और एक सोसाइटी ऐसी होती है जहाँ से आपके अंदर वैल्यू गेन नहीं होती है, राइट। एक्नॉलेजमेंट, जब भी वो कुछ राइट काम करता है तो उसको आपने प्रोत्साहित करना है। और अगर आपका बच्चा कोई गलत काम करते हुए दिख रहा है तो उसको कुछ समय के लिए आपने इग्नोर कर देना है। ऐसा नहीं कि आपने उसको डांट दिया, मार दिया, पीट दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। पर जब वो राइट काम करता है तो उसे एक्नॉलेज जरूर करना है, राइट। और कभी गलती हो जाती है तो उसको आपने कहीं ना कहीं एक लिमिट में इग्नोर कर देना है। अब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पर, कभी कभी आपको ओवरलैप भी दिख रहा होगा, सर ये ओवरलैप हो रहा है, पर ध्यान से समझना, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको आपने इस हिसाब से डिवाइड करना है, एजेस के हिसाब से। कैसे, जो प्री स्कूलर्स होते हैं, जो होते हैं यानी कि जिनकी आयु 6 वर्ष से कम होती है, 6 वर्ष से कम होती है, या मोटा मोटा यहाँ पे लगा लीजिए 5 वर्ष से कम होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर सिंपल गेम स्टोरी ऐसे आपने प्रेस करना है। जो एलिमेंट्री स्कूल तक होते हैं, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्री आप जानते ही हैं, 8th तक, यानी कि 14 साल तक, यानी कि टीन एज से पहले या टीन एज में एंटर ही करी है इन लोगों ने, तो यहाँ अवार्ड देना है इनको, मेमोराइजिंग है, कॉन्सिक्वेंसेस गेम्स खेलने हैं जो अभी आपने पढ़ा। और जो इससे बड़े हो जाते हैं, जैसे 14 से ऊपर जो एडोलसेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उनके साथ दोस्ती की तरह बिहेव करना चाहिए, एडल्ट डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि उनके क्या होता है कि हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, तो आपने उनसे एक सेक्स एजुकेशन की भी बात करनी चाहिए, राइट। हेल्प हर्ट डायलॉग बाजी होनी चाहिए, ठीक है। हेल्प हर्ट डायलॉग बाजी का मतलब होता है कि आपने ज़रूर किसी की मदद करनी चाहिए, और मदद करके अगर आपको लगता है कि आपको दर्द हुआ है, कभी होता है ना, आप किसी की मदद करते हैं और कहीं ना कहीं हमें बदले में बहुत हर्ट हो जाता है, तो ये थ्योरी, मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा, जो भी सीखा है ऐसा नहीं कि किताबों तक ही रखा है, उसको अपने अप्लाई जरूर करना है, ठीक है। तो एडोलसेंट ये हो गया। अब सक्सेसफुल पेरेंटिंग टिप्स क्या है, अभी तक तो हमने देखा कि किस तरह से बच्चों को सिखाना है, उससे भी हम सक्सेसफुल होंगे। तो आपने माँ बाप के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है, जैसे जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ कि हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी महिलाओं से सम्मानपूर्वक बात करनी चाहिए, और मैं ही अपनी वाइफ पे चिल्ला रहा हूँ, मार रहा हूँ, तो बच्चा एक्शन को ज़्यादा पकड़ता है, ठीक है। तो आपको जेन्युइन होना चाहिए, फिर बच्चा आपकी वैल्यू नहीं करता है जब तक आप जेन्युइन नहीं है। अनकंडीशनल लव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उससे प्यार करते हैं तो आप बदले में कुछ चाहते हैं, नहीं, अनकंडीशनल होना चाहिए। एम्पैथी होनी चाहिए, एम्पैथी का मतलब देखिए यहाँ पर दिखाया होगा। एम्पैथी क्या है, देखिए, वॉकिंग इन द शू ऑफ अनदर। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चा आपसे कुछ कह रहा है, मुझे ये समस्या हो रही है, मुझे वो समस्या हो रही है, और आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अपने अनुसार देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। याद रखिए, दो लोगों के बीच में अगर मैं 6 लिख दूँ, ठीक है, आपके और मेरे बीच में 6 लिख लूँ, अगर आप मेरे सामने हैं तो आपके लिए 9 है और मेरे लिए 6 है, तो मुझे आपके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो एम्पैथी यही होती है कि मुझे बच्चे के हिसाब से समझना पड़ेगा, बच्चा कहना क्या चाह रहा है, उसको क्या इंटरेस्ट है। मैं चाहता हूँ इंजीनियर बने, पर बच्चा चाहता है पेंटर,
तो मैं उसको वहाँ प्रोत्साहित करूँगा ना। और बीइंग कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चे को कुछ आदर्श दिए, कुछ भी मैंने उससे कहा कि सत्य बोलना चाहिए या अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मैंने 2 दिन एक्सरसाइज करी फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। तो ये कुछ आपने देखा। अब आगे देखिए क्या है गुड टू ग्रेट पेरेंटिंग। 1 से 5 साल वालों के बच्चे हैं, उसमें आपने क्या क्या करना है ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके। इसमें मैं नहीं चाहता कि ये आप इजीली कर लेंगे। जैसे अप्रिशिएटिंग एफर्ट, तो मैंने क्या कहा है, जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं इनको हमेशा क्रेविंग रहती है कि मेरे माँ बाप मेरी तारीफ करें, ठीक है। तो अगर ये अच्छा काम करते हैं तो इनको अप्रिशिएट करें। तो इस तरह से आप पढ़ लीजिएगा, राइट। फिर 6 से 8 साल में देखिए क्या क्या है आपके पैटर्न, यहाँ पर आपको बताया गया स्लाइड में, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा आप। फिर 9 से 12 देखिए, राइट। और टीनेज, 13 से टीनेज लग जाता है 19 तक, तो वहां पर आपने कैसे डील करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स फेल टू विजुअलाइज द साइकोलॉजिकल मैप ऑफ द चाइल्ड। मैंने कहा ना जब बच्चा 13 से 19 ईयर्स का होता है तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में जीने लग जाता है, वो कॉन्क्रीट नहीं, वो खिलौने से नहीं खेलेगा आप। उसके मन में आएगा मुझे ये करना है, मैं क्या हूँ, मेरी क्या वैल्यू है, मुझे ये बनना है, वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ बनने लग जाते हैं उसके इस एज में। तो वहाँ पर आपने उसके आइडियाज से, उसके हिसाब से उसको देखना, उसका साइकोलॉजिकल मैप जो है, वो जो दृष्टि है उसकी, उस दृष्टि को समझकर आपने उसको हेल्प करना है। अगर वो कहेगा मुझे आर्मी में जाना है तो आप नहीं चाहते हो, फिर भी आपने उसको हेल्प करनी है, राइट। तो ये हो गया आपका टीनेज की पेरेंटिंग, राइट। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू बी टोल्ड। इस एज में क्या होता है, चिल्ड्रन ज़्यादातर होते हैं, वैसे ज़्यादातर हर चिल्ड्रन अगर आप देखेंगे किसी भी एज के हों, उनको कभी अच्छा नहीं लगता है कि सबके सामने उनको डांटा जा रहा है और समझाया जा रहा है। साइड में आप उनसे कह सकते हैं, पर उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि वो सबके सामने अपने दोस्तों के बीच, अपने पेयर के बीच के बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप उनको डांट रहे हैं, राइट। प्लीज डू नॉट ट्रीट अस अ चिल्ड्रन एनी मोर। जब ये एज में हो जाते हैं ना, टीनेजर एज में, तो वो कहते हैं कि हमें बच्चों की तरह ट्रीट ना करें। तो इस एडल्ट एज में यानी कि टीनेजर एज में बच्चों को सबके सामने आप डांट नहीं सकते, राइट। वो फिर आपको ऑफेंड हो जाएंगे आपसे। अब देखिए अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उन जो वो कह रहे हैं वो आपने कर देना, ऐसा नहीं। इंडिपेंडेंट इज नॉट इक्वल्स टू डू एनीथिंग, ऐसा नहीं कि आपने बीच में हमेशा मार्गदर्शन, उनका एक दोस्त बन के उनका मार्गदर्शन देते रहना है, राइट। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, क्या है, गिव सजेशन रादर देन ऑर्डर। आपने सजेशन देना है, ऑर्डर नहीं देना है। अब वो बच्चे 13, 14, 15 में आ गए हैं, राइट। इंस्टेड ऑफ बैनिंग बैड फ्रेंड्स एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे आपको पता चलता है कि आपका बच्चा गलत दोस्तों के साथ घूम रहा है, तो आप ये बता दीजिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसको जाने दीजिए। अगर उसको एक भी कॉन्सिक्वेंसेस हुआ तो समझ जाएगा आप सही है, राइट। तो ये बात यहाँ पर याद रखेगा। अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या फील कर रहा है, हो सकता है कोई लड़का है वो 17 साल का है, अब वो अपने स्कूल में किसी बालिका को पसंद करने लग गया है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन आता है। तो ऐसा नहीं कि आप उसको डांटने लग गए, तो आप उससे बात करेंगे, उससे कहेंगे कि ठीक है ना, अभी आप बड़े हो जाइए, कमाने वाले हो जाइए, देन वी विल अरेंज अ मैरिज फॉर यू, राइट। तो इस तरह से, राइट, सब कुछ। तो देखिए किस तरह से ये ऑलरेडी ये चीज़ें जो आपको आती है, बस इसको थोड़ा सा आपने क्या करना है, गो थ्रू हो जाना है, और आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत ईजी होते हैं ये वाले क्वेश्चन, राइट। तो देखिए अब क्वेश्चन है कि सर हमारी तैयारी के लिए हमें क्या करना है। देखिए आपको ऑफर किया जा रहा है कंप्लीट कोर्स फॉर योर HCS प्री प्लस मेंस, टोटल कोर्स ये मात्र आपको ऑफर किया जा रहा है 14,999। पर याद रखिएगा 31 जनवरी के बाद यही कोर्स आपको पड़ेगा लगभग 30,000 का, 29,999 का। तो आपने 31 जनवरी से पहले अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, राइट। क्वेश्चन आंसर रजिस्टर कैसे कराएंगे, आपने गोयला क्लासेस की जो ऐप है प्ले स्टोर में उसको डाउनलोड करना है, राइट, और वहाँ पर रजिस्टर कर लेना है। और अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी कोर्स अवेलेबल है मात्र 4,999 का। फिर अगेन एल से 31 जनवरी तक, उसके बाद ये कितने का पड़ेगा आपको, 9,999 का। और जो लोग केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं प्रीलिम्स की, उनके लिए भी ऑफर है मात्र 1,499 का। और अगेन इसमें भी एक कंडीशन है, 31 जनवरी से पहले अगर उसके बाद करेंगे तो ये पड़ेगा आपको 2,999 का, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और एंड करने से पहले याद रखिएगा ये हमारा डेडिकेटेड चैनल है फॉर HCS, GC_HCS, इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है, राइट। और ये हमारा नंबर है, इसमें आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज, अपने इंस्टेंट मैसेज जो भी है आपके, कोई भी आपकी क्वेरी है वो यहाँ से रिजॉल्व की जाएगी। तो यहीं से सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।